गुड मॉर्निंग। मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 1 से शुरू करें तो आप लोग को बहुत ही बेहतर से समझ में आ जाएगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में देखे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो शुरू किए थे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन जो होता है जिसमें हम लोग कार्बन एवं कार्बन के यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पिछले क्लास में देख लिए थे कि कार्बन के बारे में बहुत सारा बात सीखे थे, बहुत सारा बात जाने थे। आज हम लोग कार्बनिक यौगिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन करना। तो कार्बन का अध्ययन कर लिए थे, अब हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक क्या होता है, कार्बनिक यौगिक इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग कर लेते हैं कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। वर्जिलियस, तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? वर्जिलियस। वर्जिलियस ने बताया था, और कितना ईस्वी में बताया था? लगभग जन 1815 ईस्वी में। कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले जो है वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया था, और 1815 ईस्वी में इन्होंने बताया था कि जो भी कार्बनिक यौगिक है यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग किसी पादप के द्वारा प्राप्त करते हैं या जीव जंतु पेड़ पौधे के द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक को बनने के लिए एक विशेष प्रकार के बल की आवश्यकता होती है, विशेष प्रकार के शक्ति की आवश्यकता होती है, और इस शक्ति को हम लोग जीवन शक्ति या जैव शक्ति कहते हैं। और ये जो सिद्धांत हुआ, इस सिद्धांत को हम लोग जीवन शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो वर्जिलियस साहब का कहना था कि कोई भी कार्बनिक यौगिक उसको जो है बनाया जाता है, कार्बनिक यौगिक जो बनता है वो किसके द्वारा? पेड़ पौधा के द्वारा या किसी पादप के द्वारा। इसी से कार्बनिक यौगिक हम लोग को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे उस समय वर्जिलियस ने कार्बनिक यौगिक का व्याख्या किया था, कार्बनिक यौगिक को परिभाषित किया था। उन्होंने बताया था कि कार्बनिक यौगिक मतलब हो गया वह यौगिक जो जीव जंतु पेड़ पौधे या पादपों से प्राप्त होता है, वही क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और ये जो कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक को बनने के लिए एक विशेष प्रकार के बल की आवश्यकता होती है, एक विशेष प्रकार के शक्ति की आवश्यकता होती है। इस शक्ति का नाम उन्होंने जैव शक्ति रखा, क्योंकि ये जीव जंतु पादपों पेड़ पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए इसका नाम इन्होंने जैव शक्ति रखा। और ये जो सिद्धांत था वर्जिलियस का, वो जीवन शक्ति का सिद्धांत कहलाया। तो सबसे पहले इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कार्बनिक यौगिक के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? वर्जिलियस साहब ने बताया था। और कितना ईस्वी में बताया था? 1815 ईस्वी में बताया था। इन्होंने क्या बताया था कार्बनिक यौगिक के बारे में? इन्होंने बताया था कि वह यौगिक, तो वर्जिलियस साहब ने क्या बताया था कि वह यौगिक जो जीव जंतु एवं पादपों से निर्मित होता है, वही क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। इन यौगिकों के तो यहाँ पे सबसे पहले कार्बनिक यौगिक के बारे में वर्जिलियस साहब ने बताया था कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है किससे प्राप्त होगा? जीव जंतु एवं पादपों से प्राप्त होगा। और ये जो सिद्धांत है जीवन शक्ति का सिद्धांत कहलाया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने ये सिद्धांत बता दिया था, तो सभी लोगों ने इस सिद्धांत को माना और बहुत दिनों तक ये सिद्धांत चला भी। इसके बाद कभी कभी कुछ ऐसा घटना होता है और कुछ ऐसा आविष्कार जो होता है, अचानक वो वैज्ञानिक उस चीज को नहीं खोज रहे हैं, लेकिन अपने आप किसी कारणवश, किसी घटना के कारण उस चीज का खोज हो जाता है। सेम यही बात हुआ कि वर्जिलियस साहब ने ये बात बता दिया तो सभी लोग इस बात को मानने लगे।
एक बार क्या हुआ कि वर्जिलियस साहब का ही एक स्टूडेंट वोहलर साहब ने क्या किया कि एक जो है अकार्बनिक यौगिक के रूप में उन्होंने क्या लिया, अमोनियम साइनेट लिया, अमोनियम साइनेट NH4CnO, ये क्या हो गया, अमोनियम साइनेट। वोहलर साहब जो थे उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया और इस अमोनियम साइनेट को गर्म करने लगे। तो यहाँ पे वर्जिलियस साहब बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, उसका निर्माण हर हाल में किससे होगा, पेड़ पौधे, पादपों और जंतुओं से होता है। और इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग किसी भी प्रयोगशाला में या किसी अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये बात बताया था। तो उसी घटना में, उसी बात के बाद जो है सन 1828 ईस्वी में वोहलर साहब क्या किए कि वोहलर साहब ने अमोनियम साइनेट को गर्म करने लगे। तो गर्म करने के बाद वो हो सकता है कि कहीं पे वो चले गए और इधर उधर घूमने लगे। तो गर्म करने के बाद जो है उन्होंने क्या देखा कि जब अमोनियम साइनेट गर्म हुआ तो गर्म करने के बाद ये जो है यूरिया में कन्वर्ट हो गया, यूरिया में जो है ये कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे उनको एकाएक आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे तो ये जो है कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो गया, यहाँ पे ये जो है यूरिया जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वोहलर साहब जो है बहुत ज्यादा खुश हुए कि ये तो हम अपने सर का जो वर्जिलियस साहब जो बताए थे कि कार्बनिक यौगिक जो है प्रयोगशाला में कभी नहीं बन सकता है, लेकिन यहाँ तो गजब हो गया कि अमोनियम साइनेट को हम गर्म किए तो गर्म करने के बाद जो है यूरिया का निर्माण हो गया। और ये यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। जैसे ही ये अमोनियम साइनेट को गर्म किए तो यूरिया मिल गया, और जैसे ही यूरिया मिला तो वर्जिलियस साहब जो बताए थे कि हम जो है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला या किसी अन्य विधि से नहीं बना सकते हैं, तो ये बात उनका जो है गलत हो गया। और इस बात को गलत किसने किया था, वोहलर साहब ने किया था। तो यहाँ पे इन बात को भी हम लोग लिख देते हैं। सन 1828 ईस्वी में वोहलर ने एक अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट, अकार्बनिक यौगिक के रूप में क्या लिया था उन्होंने, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से एक कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त कर जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित किया। तो यहाँ पे जैसे ही वोहलर साहब अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त कर लिए, तो यूरिया जैसे ही प्राप्त हो गया तो यहाँ पे जो जीवन शक्ति का सिद्धांत था ये क्या हो गया, गलत साबित हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अमोनिया प्राप्त हुआ तो अब वैज्ञानिकों में एक नया सिद्धांत आने लगा कि अरे हम तो कार्बनिक यौगिक को जो है अकार्बनिक यौगिक से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे वैज्ञानिक जो है कार्बनिक यौगिक को खोजने में लग गए प्रयोगशाला विधि से। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा प्राप्त हुआ प्रयोगशाला में, तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो है जो बना था प्रयोगशाला में वो क्या था, यूरिया था। सबसे पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा बना था, यूरिया था। इसके बाद बहुत सारा वैज्ञानिक आए और अन्य कार्बनिक यौगिक का भी खोज किए, जैसे कॉल्बेज,
कॉल्वेज नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने एसिटिक एसिड का भी खोज कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे जो है बहुत सारे वैज्ञानिक आने लगे और बहुत सारे जो है कार्बनिक यौगिक का खोज होने लगा। अब क्या यहाँ पे जो बर्जीलियस साहब का जो कार्बनिक यौगिक का जो परिभाषा था ये गलत साबित होने लगा। अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का खोज होने लगा तो अब जो है कार्बनिक यौगिक का परिभाषा बदल गया। अब कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या आने लगा, अब जो है यहाँ पे देखा गया कि जो भी हम लोग कार्बनिक यौगिक खोज रहे हैं उसमें कार्बन जो है निश्चित रूप से रहता है। तो जैसे ही ये बनने लगा तब जो है यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का परिभाषा क्या बदल गया, तो कार्बनिक यौगिक जो है पहले था कि जीव जंतु से प्राप्त होता है, इस बात को ये सभी वैज्ञानिक ने क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। तो अब जो है कार्बनिक यौगिक का नया परिभाषा आने लगा, तो इसको जो है मिटा देते हैं। अब जो है जैसे ही ये गलत साबित हो गया तो यहाँ पे आने लगा कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन का यौगिक, जो यहाँ पे नाम से पता चल रहा है। तो यहाँ पे कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पे क्या परिभाषा आने लगा, कार्बन के यौगिक को। तो यहाँ पे जैसे ही नया परिभाषा आने लगा इसके बाद फिर धीरे धीरे बहुत सारे कंपाउंड का खोज होने लगा। बहुत सारा जब कंपाउंड आने लगा तो यहाँ पे जो है कुछ अपवाद भी आने लगा। ये जो एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे, ये जो परिभाषा पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे देखा गया कि कार्बनिक यौगिक में तो कार्बन है ही, लेकिन बहुत सारे अकार्बनिक यौगिक जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसके बाद Na2CO3, ये सारा चीज जो है आने लगा। और ये सब चीज जो है इसमें भी हम लोग को कार्बन दिखने लगा, इसमें भी कार्बन दिखने लगा, लेकिन ये सब क्या था, अकार्बनिक यौगिक था। अकार्बनिक यौगिक था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड अकार्बनिक यौगिक में भी कार्बन दिखने लगा तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का नया परिभाषा मतलब खोजा जाने लगा कि यहाँ पे ऐसा माना जाने लगा कि कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहना जो है ना गलत साबित हो रहा था, क्योंकि बहुत सारा ऐसा कंपाउंड था जिसमें कार्बन था लेकिन वो कार्बनिक यौगिक नहीं था। अब क्या हुआ कि कार्बनिक यौगिक का थोड़ा सा और ज्यादा देखा जाने लगा तो बहुत सारे कार्बनिक यौगिक ऐसे मिले, लगभग 90% कार्बनिक यौगिक ऐसे मिले जिसमें जो है कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी आने लगा। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन जब आने लगा तो यहाँ पे एक नया चीज आने लगा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन आने लगा। अब यहाँ पे हाइड्रोकार्बन नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन मतलब हो गया कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को ही क्या कहेंगे, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे एक नया परिभाषा आ गया हाइड्रोकार्बन का, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन था तो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते वह कार्बनिक यौगिक, वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या आने लगा, CH4 हो गया, फिर यहाँ पे C2H6 आ गया, फिर यहाँ पे C3H6, ये सब बहुत सारा कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना होता था, तो इसका नाम जो है हाइड्रोकार्बन पड़ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारा ऐसा भी कार्बनिक यौगिक था जिसमें कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, इसके अलावा अन्य तत्व भी था। तो अन्य तत्व था तो इसके लिए फिर एक नया टर्म आया, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न।
तो यहाँ पे इसको बोला गया डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जैसे ही देखा गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी आता है, तो इसके लिए एक नया टर्म आया सबके सामने, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न मतलब हो गया कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और इसके अलावा अन्य तत्व को भी शामिल किया गया, अन्य तत्व भी रहेगा, तो वो सभी चीज को हम लोग हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या परिभाषा लिख सकते हैं? वह कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन, कार्बन एवं अन्य तत्वों से भी मिलकर बना होता है। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाता है। तो यहाँ पे क्या गया, अब इसका एग्जाम्पल जो था हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, जैसे यहाँ पे CH4 हो गया, CH3Cl हो गया, CH3COOH आ गया, फिर यहाँ पे CCl4 आ गया, ये सब चीज। तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है, लेकिन इसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी था। तो यहाँ पे क्या था, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न में कुछ ऐसे भी यौगिक थे, कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिसमें तीनों का तीनों, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व, ये तीनों का तीनों शामिल नहीं था। जैसे यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही शामिल है, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, अन्य तत्व भी शामिल है, कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य तत्व भी शामिल है। यहाँ पे देखिए कार्बन है और अन्य तत्व है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब हाइड्रोकार्बन थे, लेकिन जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, कार्बनिक यौगिक थे, लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन, कार्बन और अन्य तत्व तीनों पार्ट जो है शामिल नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब में जो है 99% ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा अन्य तत्व भी शामिल है। इसमें क्या था कि बहुत सारा ऐसा इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया जिसमें कार्बन होता है। तो ये बात जो है ज्यादा हद तक लागू नहीं हुआ था, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारा कंपाउंड ऐसा था, इसमें जो है कार्बन के अलावा भी बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पे ये परिभाषा आया, ये परिभाषा जो आया इसमें क्या है कि ये परिभाषा 99% लागू होता है, यानी बहुत हद तक ये लागू हुआ, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब जो है हमारे पास नया परिभाषा यानी आधुनिक परिभाषा आ जाएगा कार्बनिक यौगिक का, कि कार्बनिक यौगिक में देखा गया कि ये सभी के सभी हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं, मतलब कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और इसके अलावा अन्य तत्व भी है। तो अब जो है हमारा कार्बनिक यौगिक का एक नया परिभाषा, जिसको हम लोग मॉडर्न डिफिनीशन, आधुनिक परिभाषा कहेंगे, वो आया। तो इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद क्या जाएगा, आधुनिक परिभाषा। आधुनिक परिभाषा किसका, कार्बनिक यौगिक का। यहाँ पे क्या था, कार्बनिक यौगिक अब क्या सामने आने लगा कि जिसमें हाइड्रोजन हो, कार्बन हो और अन्य तत्व भी हो, वही हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का आधुनिक परिभाषा आ गया, वह यौगिक जो कार्बन,
हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणु से मिलकर बना होता है। यहाँ पे कार्बनिक यौगिक का हमारा नया परिभाषा क्या आ गया, आधुनिक परिभाषा, वह यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन एवं अन्य परमाणुओं से मिलकर बना होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, अथवा में हम लोग ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य परमाणु है, तो इस बात को हम लोग हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे कार्बनिक यौगिक को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ये भी यहाँ पे हम बता सकते हैं, तो ये भी लिख देते हैं। हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना है, अब अगर हमसे पूछा जाए कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है, क्या बताना है कि वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो एवं अन्य परमाणु भी हो, वो हमारा क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास कार्बनिक यौगिक का परिभाषा आया। अब जो है हम लोग चलते हैं, इस कार्बनिक यौगिक में कुछ ऐसा गुण है, या ये जो कार्बनिक यौगिक है इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं, ये सारा चीज चलते हैं। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं हम लोग श्रृंखलन। अब इसमें हमारा है श्रृंखलन, श्रृंखलन कैटेनेशन। तो ये श्रृंखलन क्या होता है, श्रृंखलन गुण क्या है, तो श्रृंखलन मतलब हो गया कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं से जुड़कर लंबी श्रृंखला जो बनाता है, लंबी श्रृंखला बनाने का जो गुण होता है, इसी को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। तो कार्बन के पास ये गुण होता है, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई कार्बन है, तो ये कार्बन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है, यानी बहुत बड़ा सा श्रृंखला बना सकता है। तो बहुत बड़ा सा श्रृंखला बनाता है। फिर यहाँ पे ये जो कार्बन है इस तरह से भी एक दूसरे के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला जो बना रहा है बहुत अधिक संख्या में, तो ये जो गुण होता है इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन गुण कह सकते हैं। और ये किसी भी तरह से जुड़ सकता है, ये जो कार्बन है किसी भी तरह से जुड़ सकता है। तो यहाँ पे ये किस तरह से जुड़ सकता है और किस रूप में रह सकता है, इसको हम लोग सीखेंगे। अब यहाँ पे ये जो हमारा गुण है, जो कार्बन एक लंबी सी श्रृंखला बनाता है, कार्बन अपने ही अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला जो बना रहा है, इस गुण को क्या कहेंगे, श्रृंखलन गुण कहेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो श्रृंखलन गुण है कार्बन का, ये जो कार्बन हम लोग बना रहे हैं, लंबी श्रृंखला बन रहा है, तो ये कार्बन कितने तरह से जुड़ सकता है, यानी इस कार्बन को हम लोग कितने तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। इसको मिटा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कार्बनिक यौगिक है, इस कार्बनिक यौगिक को हम लोग किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम लोग मुख्यतः चार तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला लघु आबंध सूत्र, डैश लाइन फॉर्मूला। तो सबसे पहले जो है कार्बनिक यौगिक को हम लोग डैश लाइन द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और डैश लाइन में क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी परमाणु हैं, सभी परमाणु को हम लोग को डैश लाइन यानी बॉन्ड के द्वारा दर्शाना रहता है। तो यहाँ पे डैश के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये जो रूप है इस रूप को हम लोग लघु आबंध सूत्र कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई कार्बन है, तो यहाँ पे टोटल हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास 4 कार्बन है।
अब ये बात आप लोग को बताया जा चुका है कि कार्बन जो होता है टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बंधन बनाता है, हर हाल में इसको 4 पुरना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये देखेंगे कि इसके आगे में एक बॉन्ड है, एक बंधन है, तो यहाँ पे 3 बंधन और लगेगा। यहाँ पे जो है ना 2 बंधन, एक आगे एक पीछे, तो यहाँ पे 2 और लगेगा। तो यहाँ पे जो भी बंध हम दे रहे हैं तो सभी से यहाँ पे हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ पे भी 2 है, तो एक ऊपर और एक नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। फिर यहाँ पे एक है तो 3 साइड लगेगा। तो इस तरह से जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कार्बनिक यौगिक को डैश लाइन द्वारा, यानी इसके अंदर जितना भी परमाणु है, जो भी एटम है, सभी परमाणु को हम लोग को डैश लाइन के द्वारा यानी बंधन के द्वारा दर्शाना है। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है डैश लाइन फॉर्मूला, और इसको हम लोग लघु आबंध सूत्र कहते हैं। अब यहाँ पे जो है, अब इसी चीज को हम लोग संघनित यानी कंडेंस्ड के रूप में किस तरह से लिखते हैं, तो ये जो हम लिखे हैं इसका संरचना ये पूरा फैला हुआ है, ये जो है सब अलग अलग है। अब इसी को संघनित करना है। संघनित मतलब हो गया यहाँ पे जो भी डैश लाइन है वो सभी हमको नहीं दिखेगा। जैसे यहाँ पे टोटल, यहाँ पे जैसे देखते हैं कार्बन है, इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है CH3 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखिए ये कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो CH2 लिख दिए। फिर यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, CH2 लिख दिए। यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसको जो हम लोग CH3 लिख दिए। इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा संघनित कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इसी बात को, CH3 लिखा हुआ है तो CH3 लिख दिए। यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा कि CH2 का संख्या कितना है, 2 है। CH2 का संख्या 2 है, तो यहाँ पे CH2 लिख के हॉल 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे CH3 है तो CH3 लिख दिए। यहाँ पे जो है इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सोचिएगा कि हम इस तरह से लिख दे, CH3 2 गो है और CH2 2 गो है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या है कि ये जो बीच में CH3 है इसकी संख्या दोनों लगातार है, तो लगातार अगर 4 गो रहेगा तो हॉल 4 कर सकते हैं, 2 है तो हॉल 2 कर सकते हैं। ये हमारा संघनित सूत्र है और कंडेंस्ड फॉर्मूला है। अब यहाँ पे ये हमारा जो है बंद रेखीय सूत्र, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी कंपाउंड रहेगा इसको हम लोग बॉन्ड लाइन, एक रेखा के द्वारा दर्शाते हैं, और उस रेखा में कार्बन जो है छिपा हुआ रहता है। अगर हम लोग किसी रेखा के द्वारा, बॉन्ड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये हमारा जो सूत्र रहेगा ये हमारा बंद रेखीय सूत्र होगा। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे कोना, कॉर्नर देखेंगे, यहाँ पे एक कोना मतलब एगो कार्बन हो गया, फिर यहाँ पे दूसरा कोना मतलब दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कोना मतलब तीसरा कार्बन, फिर यहाँ पे चौथा कोना मतलब 4 कार्बन। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 4 कार्बन है, तो इस तरह से हम लोग को बॉन्ड लाइन खींचना है, रेखा खींचना है कि यहाँ पे हमको टोटल 4 गो कॉर्नर मिल जाए। यहाँ पे बंद रेखीय सूत्र में हाइड्रोजन अदृश्य रहता है, हाइड्रोजन हम लोग को दिखाई नहीं देगा, और जो कोना है, कॉर्नर है, ये हमको कार्बन को दर्शाएगा। यहाँ पे कार्बन नजर आएगा, कार्बन, यहाँ पे कार्बन भी नजर नहीं आएगा, वो यहाँ पे कोना मतलब होता है कि हमारा उतना कार्बन है। यहाँ पे हमको हाइड्रोजन कहीं पे नहीं दिखेगा। तो इस तरह से जब हम लोग इसको दर्शाएंगे, इसको हम लोग बंद रेखीय सूत्र कहेंगे। अब यहाँ पे लास्ट में हमारा अणुसूत्र, इसको जब दर्शाना है तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 कार्बन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 4 कार्बन लिख दिए। हाइड्रोजन का संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे C4H10 सभी को मिलाकर लिख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, अणुसूत्र होता है। तो इसको समझ गए। नेक्स्ट हम लोग करते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, फिर से कार्बन है, और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड आ गया, 2 गो बंधन आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस कार्बन के आगे में एक बंधन है, तो यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 2 गो बंधन, एक यहाँ पे 3, तो टोटल 3 बंध हो गया।
हम लोग जान रहे हैं कि हाइड्रोजन और बंधन मिला के दोनों मिला के 4 ही पुरना चाहिए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बंधन का संख्या यहाँ पे 2 आगे में, 1 यहाँ पे 3 हो गया। अब इसका मतलब इस कार्बन से केवल और केवल एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, और ये हाइड्रोजन हम लोग ऊपर में भी जोड़ सकते हैं, नीचे में भी जोड़ सकते हैं, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। फिर अब इस कार्बन का बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 बॉन्ड और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। अब इसके बाद आगे जो है आप लोग भी कर सकते हैं, उम्मीद है कि बना सकते हैं, वीडियो को रोककर बना सकते हैं। अब देखिए फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, C है, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख दिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए CH है तो CH लिख दिए, फिर से CH तो CH लिख दिए, यहाँ पे CH3 है, CH3 लिख दिए। अब देखिए इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख दिए। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन है, CH का संख्या 2 है तो CH का होल 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे CH3 लिख दिए। अब इसी को लाइन खींचना है, तो लाइन खींचना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लाइन खींचेंगे, इस तरह से लाइन खींच दिए। और लाइन हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा पहला कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन, ये तीसरा और ये हमारा चौथा। इसके बाद यहाँ पे हमको नजर आ रहा है कि ये पहला कार्बन, ये दूसरा। अब दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमको दर्शाना पड़ेगा, दूसरा और तीसरा कार्बन के बीच हमको भी डबल बॉन्ड दर्शाना पड़ेगा। ये डबल बॉन्ड आप ऊपर में भी खींच सकते हैं, या यही बॉन्ड जो नीचे में भी खींच देंगे, कहीं भी खींचेंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे हम लोग आगे चलते हैं। आगे जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिखना रहता है, अनुसूत्र, तो सभी को जोड़कर टोटल कार्बन का संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 हो गया, 2 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। तो इस तरह से C4H8 लिख सकते हैं। फिर अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड हो तब क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे कार्बन है, फिर से कार्बन है, यहाँ पे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड रख देते हैं। तो अब क्या है कि इस कार्बन के आगे में 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन पड़ेगा, 3 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे पहले से बॉन्ड है, 1 यहाँ पे, टोटल बंधन का संख्या कितना हो गया, 4, तो 4 पहले ही पुर गया, तो यहाँ पे हमको कोई हाइड्रोजन नहीं रखना है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसका बात करेंगे तो यहाँ पे भी 3 बॉन्ड और 1 यहाँ पे 4, तो इसके पास भी 4 पुर गया, तो अब इस कार्बन के भी कोई हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं रखना है। फिर यहाँ पे चलते हैं तो 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह से आ गया। फिर इसके बाद इसी का जो है संघनित सूत्र लिखना है। यहाँ पे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है तो CH3 लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए सिर्फ कार्बन है तो सिर्फ कार्बन लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी कार्बन है तो कार्बन लिख दिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग CH3 है, CH3 लिख दिए। अब इसी बात को हम लोग CH3 है तो CH3 लिख दिए। यहाँ पे 2 कार्बन है तो C का होल 2 और यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब इसको जो है बंध रेखीय सूत्र में दर्शाना है। बंध रेखीय सूत्र में दर्शाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं टोटल कार्बन की संख्या 4 है, तो हम लोग भी यहाँ पे इस तरह से खींच दिए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कोना, कॉर्नर की संख्या टोटल 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब देखिए ये जो है जरूरी नहीं है ऐसा ही, हम लोग इसको किसी रूप में भी, इस रूप में भी खींच देंगे तो यही हमारा हो जाएगा। इस चीज को हम लोग इस रूप में भी खींच देंगे तो ये भी हमारा यही संरचना दर्शाता है। सिर्फ यहाँ पे कोना का संख्या 4 होना चाहिए और विशेष कुछ नहीं। यहाँ पे हम इस 4 कार्बन को दर्शाने के लिए कैसा भी रेखा खींच सकते हैं, बट कंडीशन है ये रेखा जो है इस तरह से गोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉर्नर यानी कोना जो होता है वही हमको कार्बन दर्शा रहा है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पे हम लोग खींच दिए। अब देखिए बॉन्ड जो है 1 2 3 यानी 2 और 3 नंबर कार्बन के बीच में है, तो यहाँ पे 2 और 3 के कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहा है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे देना है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पे देना है, ये बात ध्यान रखना है।
अब सोचेंगे कि दोनों बॉन्ड ऊपर कर दे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो रेखा है, अगर ट्रिपल बॉन्ड दर्शाना है तो एक ऊपर से खींच दिए, दूसरा नीचे से खींच दिए, और इस तरह से हमारा बंद रेखीय सूत्र आ गया। अब यहाँ पे अनुसूत्र लिखना है, तो टोटल कार्बन का संख्या 4 है, 4 लिख दिए। हाइड्रोजन का संख्या देख लीजिए, 3 और 3 6 हाइड्रोजन। तो इस तरह से हमारा क्या आ गया, अनुसूत्र आ गया। इसके बाद फिर और एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग चौथा नंबर चलते हैं, 3 तक तो देख लिए, अब हम लोग चौथा नंबर चलते हैं। यहाँ पे कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर हमारे पास संरचना इस तरह से है, बंद संरचना करके आ गया, बंद संरचना करके। अब देखिए यहाँ पे ये सब संरचना को क्या नाम दिया गया, ये आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम लोग जो है इसके सूत्र को जान रहे हैं कि इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। आगे भी इसका डिटेल्स रूप आएगा, वो भी हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर इस तरह का संरचना है तो यहाँ पे कार्बन का 2 बॉन्ड है, तो फिर यहाँ पे 2 और पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 और पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 और पड़ेगा। तो ये सब जगह क्या लग जाना है, हाइड्रोजन को लग जाना है। हाइड्रोजन यहाँ पे लग गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसी का बोला जाएगा संघनित सूत्र लिखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इससे पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे संघनित सूत्र में, तो वहां पे डैश लाइन हटा देते थे, डैश लाइन नहीं देते थे। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से कर देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा जो है गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमको हर हाल में डैश लाइन देना ही पड़ेगा। अगर डैश लाइन नहीं देते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर नीचे है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा कार्बन किससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग को डैश लाइन जो है हर हाल में देना पड़ेगा। तो इसका जो संघनित सूत्र है इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे बंद रेखा, तो रेखा में यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि बंद रेखीय सूत्र में कॉर्नर जो होता है वो हमको कार्बन को दर्शाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो दिखता नहीं है, इस तरह से यहाँ पे ये जो हमारे 3 कार्बन को दर्शा रहा है। अब यहाँ पे इसका अनुसूत्र बोला जाए तो टोटल कार्बन का संख्या 3 है तो 3 लिख दिए, हाइड्रोजन का संख्या 6 है तो 6 लिख दिए। इस तरह से इसका जो अनुसूत्र होगा C3H6 ही लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर यहाँ पे इस तरह से रहे, यहाँ पे इस तरह से है, बीच में अदर एटम परमाणु डाल दिए हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कार्बन जो है 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पे टोटल 4 बुलाएगा, तो 4 यहाँ पे 3 1 है, 3 गो बॉन्ड और डाल दिए। यहाँ पे कार्बन के पास 2 बॉन्ड है तो 2 और पड़ेगा, 4 पुड़ गया। नाइट्रोजन का ध्यान रखना, नाइट्रोजन 3 ही बंद बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन 3 बंद से ज्यादा नहीं, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 3 ही पुराना है, तो 2 पुड़ा हुआ है, 1 ही हाइड्रोजन पड़ेगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और पड़ जाएगा। यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पे टोटल 3 बंधन हो गया। इस तरह से यहाँ पे हमारा आ गया संघनित सूत्र कहा जाए इसका लिखने के लिए। कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हमारा चल सकता है CH3, फिर यहाँ पे CH2 हो गया, फिर यहाँ पे NH हो गया, फिर यहाँ पे CH2 हो गया और यहाँ पे CH3 आ गया। इस तरह से इसका संघनित सूत्र हो गया। अब बंद रेखीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो बंद रेखीय सूत्र जो है यहाँ पे इस तरह से है। बंद रेखीय सूत्र यहाँ पे टोटल कार्बन का संख्या कितना है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पे 2 कार्बन, फिर नाइट्रोजन है यहाँ पे, फिर इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको दर्शा रहे हैं। तो यहाँ जैसे है, अब जैसे देखिए यहाँ पे कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है वो नहीं दिखेगा, लेकिन नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है इसको दिखाना पड़ेगा। नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको दिखाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो कार्बन है तो ये हमारे पहले कॉर्नर को दर्शाया, पहले कोना को दर्शाया। ये कार्बन जो है, ये कोना जो है इस कार्बन को दर्शा दिया। अब यहाँ पे NH है तो NH यहाँ पे बंद रेखीय सूत्र में हमको दर्शाना पड़ेगा। नाइट्रोजन दिखेगा, कार्बन जो है वो कोना जो है ये हमारे कार्बन को दर्शा रहा है,
और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो भी नहीं दिखता है, लेकिन अदर कोई भी परमाणु होता है, नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, क्लोरीन आ गया, कोई भी आएगा तो उसको जो है बंद रेखीय सूत्र में हमको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका बंद रेखीय सूत्र यही हो गया। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है, डायरेक्ट हम लोग कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गया तो 4 लिख दिए, C4 लिख दिए, हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 2 5 1 6 2 8 3 11, 11 को हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन का संख्या 1 है तो यहाँ पे N लिख दिए। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको दर्शा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पे इसको हम लोग दर्शाए। तो इसी तरह से हम लोग आगे भी जो भी संरचना है उसको जो है इस रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। एक और देख लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या है कि अब जो है अगर हम इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पे कार्बन, बेंजीन का संरचना, बेंजीन जान रहे हैं जिसमें 6 कार्बन होता है यहाँ पे, और एक के बाद एक जगह जो है डबल बॉन्ड होता है। इस तरह से हमारा बेंजीन का संरचना है। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 2 और एक यहाँ पे 3, तो एक हाइड्रोजन लगेगा। सभी जगह जो है हाइड्रोजन एक ही लगेगा क्योंकि सभी कार्बन का जो है टोटल 3 बंधन है। इस तरह से ये हमारा लघु आबंध सूत्र हो गया। इसका संघनित सूत्र, तो संघनित सूत्र जो है यहाँ पे जान रहे हैं कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो होता है यहाँ पे इसका जो संघनित सूत्र, तो संघनित सूत्र है कार्बन और हाइड्रोजन है, यहाँ पे हम लोग CH लिखेंगे। चूंकि बंद संरचना है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करके CH दर्शाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH दर्शाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे CH है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड है, CH है, फिर यहाँ पे CH है और डबल है, सिंगल है, फिर यहाँ पे डबल। जैसे बंद संरचना होता है तो उस संरचना में कौन कार्बन किससे जुड़ा हुआ है ये हमको हर हाल में दर्शाना पड़ेगा। अब इसी का बंद रेखीय सूत्र है, तो बंद रेखीय सूत्र में जान रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग विलुप्त कर देते हैं। जो भी कोना है ये हमारे कार्बन को दर्शा रहा है, तो इस जगह डबल बॉन्ड है तो यहाँ डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे है तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ है तो यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरह से कर दिए। ये हमारा बेंजीन का संरचना। फॉर्मूला लिखने के लिए बोला जाए तो टोटल कार्बन का संख्या 6 है तो 6 लिख दिए, हाइड्रोजन का संख्या 6 है तो 6 लिख दिए। तो यहाँ तक आप लोग जो है समझ गए, इसको देख लिए। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 के साथ, और उसमें जो है आप लोग को सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और किसी भी कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये सारा चीज सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।